हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आपके रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लास्ट मिनट रिवीजन फॉर नॉर्सिड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आपको हर वीडियोस का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो प्रीवियस FON का वीडियोज़ हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उसका कितना शेल्फ लाइफ होता है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जो आपका जो ब्लड होता है, होल ब्लड, जिसमें आपका क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं प्लस प्लाज्मा होता है ना। ब्लड सेल्स 45% होता है एंड प्लाज्मा कितना होता है, 55%। ये बहुत बेसिक चीज़ है। आपका जो ब्लड सेल्स हैं उसमें WBC होते हैं, RBC होते हैं एंड प्लेटलेट होते हैं, है ना। ये तो सबको पता है। अब देखो, यूजुअली हम होल ब्लड जो देते हैं वो 450 ml होता है, बट हम अवॉइड करते हैं। उसकी जगह हम जैसे किसी को प्लेटलेट देना है तो प्लेटलेट देते हैं, अदरवाइज पैक्ड RBC देते हैं। होल ब्लड हम क्यों अवॉइड करते हैं देना? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी ओवरलोड, क्योंकि इसका वॉल्यूम इतना है 450 ml, और हम अगर होल ब्लड देते तो पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं होल ब्लड। सो देखो, होल ब्लड से हम कैसे कैसे इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। लाइक ये होल ब्लड है आपका, इसको जब हम 6 to 8 आवर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स WBC एंड RBC सेपरेट कर जाते हैं। जो PRP क्या होता है, आपका होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, WBC अलग से सेपरेट हो जाता है, RBC अलग से सेपरेट हो जाता है। सो इनके बारे में, तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्सेट के एस्पेक्ट से। सो PRP जो आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, दूसरा होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ठीक है। अब जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट होता है उसका कितना वॉल्यूम आपको मिलता है, कितना हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, 200 to 250 ml। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा था ना कि जो होल ब्लड का है वो कितना देते हैं, 450 ml। ठीक है। इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। और ये पेल कलर का होगा, आपने देखा भी होगा प्लेटलेट कई बार, तो वो पेल कलर का होता है। और जैसे ही आप उसको रिसीव करते हो ब्लड बैंक से, यू हैव टू ट्रांसफ्यूज़ इमीडिएटली। ठीक है। और जब आपने स्टार्ट कर दिया एक बैग को, एंड आपको वो फिनिश करना होता है विदिन 30 मिनट्स। ठीक है। एंड प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का आपका शेल्फ लाइफ कितना होता है, 5 डेज। ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपको याद करनी है अबाउट प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है। आपको इसका कितना वॉल्यूम देते हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए, इसका टेम्परेचर, कितने टाइम में इसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, प्लस इसका शेल्फ लाइफ। ठीक है। अब आप कैसे असेस करोगे कि जो आपने प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट दिया उन्होंने अच्छे से काम किया है या नहीं? ठीक है। हाउ टू असेस द इफेक्टिवनेस? क्या होगा, जो भी आपका ओजिंग हो रहा था ना पंचर साइड से या फिर गम से, जहाँ से भी, वो कम हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। जो आपका PRP के दो कंपोनेंट थे, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट और दूसरा था प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। अब जो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, जैसे ही आप उसको फ्रीज करोगे तो आपको मिलता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बोलते हैं ना FFP देना है पेशेंट को, FFP। ठीक है। इसका शेल्फ लाइफ कितना होता है, इसका शेल्फ लाइफ आपको होता है 1 ईयर का। ठीक है। ये शेल्फ लाइफ आपको याद कर लेनी है। ठीक है। और इसको फिनिश करना होता है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और यूजुअली ये हमको किन पेशेंट्स में देते हैं, DIC वाले पेशेंट में देते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी जो भी कंडीशंस होती हैं उनमें देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो इसमें सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट 5 और 8। क्लियर है। FFP में। और दूसरा देखो, जब भी FFP को आप स्टोर करते हो -30 डिग्री सेल्सियस पे और फिर उसको मेल्ट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आपको देता है क्या, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट देगा। अब जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसका शेल्फ लाइफ कितना होता है, 1 ईयर। सो आपका FFP एंड आपका क्रायोप्रेसिपिटेट का दोनों का शेल्फ लाइफ होता है 1 ईयर का। ठीक है। अब देखो FFP में और क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या डिफरेंस होता है। FFP जो होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें आपका सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट 5 and 8। और जबकि क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 5, या फिर आप बोल सकते हो फाइब्रिनोजेन रिच होता है, और इसमें वॉन विल्बर्ट फैक्टर होता है। इसलिए इसको किन केसेस में देते हैं,
वॉन विल्बर डिजीज़ में, हाइपरफाइब्रिनोजेन में, या फिर हीमोफीलिया ए में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फैक्टर 8 है, ठीक है, इसलिए हीमोफीलिया ए में देते हैं। क्लियर है? अब जो क्रायोप्रेसिपिटेट है इसको एडमिनिस्टर करना होता है विदिन 6 आवर्स और डिस्कार्ड कर देना आफ्टर 24 आवर्स। सो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आरबीसी, मतलब जो आपका पैक्ड पीआरबीसी बोलते हो ना, पीआरबीसी पैक्ड आरबीसी, इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इस वाले आपके बॉक्स में लिखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट से 23 के लिए। सो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जो भी आप बैग यूज़ करते हो, ब्लड बैग, उसमें आपका एंटीकोएगुलेंट होता है ना, ये तो सबको पता है कि उसमें एंटीकोएगुलेंट होता है। सो आपका क्वेश्चन बनता है कि जो एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है एंड उनका कितना डेज के लिए वो चलता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट का सबसे पहले पर्पस क्या होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है एंड प्रिवेंट द क्लोटिंग, कि जो आप ये ब्लड स्टोर कर रहे हो उसका क्लोटिंग ना हो, ठीक है। अब जो देखो पीआरबीसी का हम कितना देते हैं, 250 to 300 ml तक हम देते हैं, इसको स्टोर करते हैं 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। एंड जो इसके वो होते हैं एंटीकोएगुलेंट्स, क्या क्या होता है, एडिक्टिव क्या होते हैं, सीपीडी होता है और सीपीडी 2D होता है, ठीक है। ये इनका शेल्फ लाइफ है आपका 21 डेज। अब सीपीडी क्या होता है, सीपीडी आपका होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है। और सीपीडी क्या होगा, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनाइन 1, ठीक है। इसका आपका ये कितना टाइम के लिए होता है, 35 डेज के लिए होता है, क्लियर। और ऐसे जो आपका AS1, AS3, A5 होगा, इनका शेल्फ लाइफ होता है 45 डेज तक। ये एडिटर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो इन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन आता भी है और नॉर्सेट में आपका ऑलरेडी जून वाला जो एग्ज़ाम था उसमें आया था ये CPD और CPD 2D वाला, कि ये कितना डेज के लिए होता है, क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे ही आपने देखो ब्लड बैग रिसीव किया ब्लड बैंक से, तो आपको वेट करना होता है 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, तो उसको अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होता है, 30 मिनट्स तक वेट करना है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, और उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देना विदिन 4 आवर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 4 आवर्स के अंदर आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है। अदरवाइज देखो, अगर आपने 4 आवर्स के अंदर ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया तो क्या होता है, आफ्टर 4 आवर्स उसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद ये बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या होता है, 4 आवर्स के अंदर आपको ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, ठीक है। ये जो अभी बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये इस बॉक्स से ही आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन है, जो आपका ये है रिएक्शंस वाले, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिक है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। शेल्फ लाइफ, टेम्परेचर, कब तक स्टोर करते हैं, किन कंडीशंस में देते हैं, क्या क्या एडिक्टिव्स यूज़ करते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक टर्म है आपके सामने, ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं पेशेंट का ओन ब्लड, ठीक है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का सर्जरी होना है, ठीक है, और उससे क्या करते हो आप, उसी से ना पेशेंट का ब्लड ले लेते हो, ताकि अगर सर्जरी के बाद में यूज़ हो तो हम उसी पेशेंट का ब्लड उसको दे सके, ठीक है। इसमें होल ब्लड और पीआरबीसी वगैरह हम लेते हैं पेशेंट को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है, आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यूज़ करते हो, बीटी सेट यूज़ करते हो, उसके ट्यूबिंग में क्या होता है, एक इनलाइन फिल्टर होता है, ठीक है। एंड उसका ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, ड्रॉप फैक्टर आपका होता है 20 ड्रॉप्स पर मिनट। और इसका वो कितना होता है, ये जो फिल्टर लगा होता है वो होता है आपका 170 to 260 माइक्रोन का फिल्टर लगा है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा आईवी फ्लूइड कंपैटिबल है विद ब्लड। ये सबको पता होगा, आई थिंक इट इज़ 0.9% NaCl, जो कि क्या है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आई थिंक सबको पता होगा। अब देखो, ये तो पता है कि कंपैटिबल कौन सा, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वाई नॉट RL और डेक्सट्रोज, कि RL और डेक्सट्रोज हम क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब देखो RL क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि RL में क्या होता है, इसमें होता है आपका कैल्शियम, है ना।
आरएल में कैल्शियम होता है, तो जो आपका बैग होता है उसमें हमने अभी पढ़ा था CPDA1 होगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये चिलेटिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये बाइंड कर लेता है विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा और बॉडी में क्या हो जाएगा आपका हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर हुआ कि हम आरएल क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि आरएल में कैल्शियम होता है और बैग में जो CPDA1 होता है वो उसके साथ बाइंड करके चिलेटिंग एजेंट का काम करेगा और बॉडी में क्या कर देगा, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, डेक्सट्रोज को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि डेक्सट्रोज क्या कॉज करता है, इट कॉजेज हीमोलिसिस, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन कॉज करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा 0.9% NaCl यूज़ करते हैं। और रिमेंबर, डू नॉट ऐड एनी मेडिकेशन, ठीक है, बीच में आप कोई भी मेडिकेशन नहीं दोगे। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से ही कैनुला रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपको, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस। ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको डीप में नहीं स्टडी करवा रही, यहाँ पे जस्ट रिवीजन चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, कैसे कैसे उसको ट्रिक्स को आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। देखो, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको मिलता है फीवर, चिल्स, हेडेक, डायफोरेसिस और राइगर, तो ये क्या है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई मतलब फीवर से मतलब कोई सेप्सिस है या फिर पेशेंट को क्या हुआ है, कोई भी रिएक्शंस हुआ है। तो इसमें आपको हमेशा क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टॉप द इन्फ्यूजन, है ना। और एक कंडीशन, एक तो ये कंडीशन बन गया, दूसरा कंडीशन अगर आपको दिख रहा है जेवी डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, क्रैकल्स दिख रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज BP, कफ मिल रहा है, तो इसकी वजह ये क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे पेशेंट को, क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, है ना। सर्कुलेटरी ओवरलोड में आपको क्या दिखता है, क्रैकल्स दिखता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया दिखता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें कभी भी स्टॉप नहीं करते। ठीक है, इन दो चीज़ों का आपको अच्छे से याद करना है। देखो, फीवर होता है तो हमेशा स्टॉप करना है इन्फ्यूजन, लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा सिम्टम मिल रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड का केस है, तो आपको हमेशा स्लो करना है, स्लो द इन्फ्यूजन। ठीक है, नेवर स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमेशा पेशेंट को प्लेस करना है इन फाउलर्स एंड या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपका दोनों ऑप्शन आएगा कि स्टॉप करना है इन्फ्यूजन या फिर स्लो करना है। सो जब भी अगर आपको सेप्सिस या फिर आपको ये रिएक्शन वाले सिम्टम्स दिखेंगे तो हमेशा स्टॉप करना है इन्फ्यूजन, और जब भी आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम्स मिलेंगे क्वेश्चन में तो आपको स्लो करना है और पेशेंट को प्लेस करना है इन द फाउलर्स या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन। क्लियर। आप देखो, जब भी आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस दिखते हैं लाइक अर्टिकेरिया, फ्लश स्किन, विजिंग, ठीक है, वीजिंग दिखता है आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में, क्रैकल्स आपका दिखता है किसमें, सर्कुलेटरी ओवरलोड में। ठीक है, कोल स्किन, डिक्रीज BP या फिर सेप्सिस, कोई भी फीवर मिलता है, एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शंस। हीमोलिटिक रिएक्शंस मतलब कहीं पे भी आपको RBC का ब्रेकडाउन दिख रहा है, आपको ब्लीडिंग दिखेगा, है ना। फ्लश, डिक्रीज BP, हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब यूरिन में ब्लड। ठीक है, तो इन सब केसेस में आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, स्टॉप द इन्फ्यूजन, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा, इन्फॉर्म फिजिशियन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन रिएक्शंस कौन सी आती है। मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आती है आपकी फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। देन एक एस्पेक्ट ये भी बनता है कि लाइक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपके जो ब्लड बैग आपने रिसीव किया है ब्लड बैंक से, उसमें गैस बबल्स हैं, तो आप क्या करोगे, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। तो आपको हमेशा क्या करना है, रिटर्न कर देना बैग टू ब्लड बैंक। ठीक है, वापस से आपको उस बैग को रिटर्न कर देना है ब्लड बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। हमेशा 18 गॉज का कैनुला यूज़ करना है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में आता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है और क्वेश्चन में 16 गॉज है, तो आप जाओगे 16 गॉज के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो आप हमेशा जाओगे 18 गॉज कैनुला के लिए। ठीक है, अब देखो, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था कि PRBC के लिए 30 मिनट्स वेट करते, जैसे ही आपने ब्लड बैंक से रिसीव किया उसके बाद क्रॉस चेक करोगे। ठीक है, ABO चेक
चेकिंग करोगे पेशेंट के फाइल से, और जो आपने ब्लड बैग रिसीव किया वो एक्सपायरी डेट वगैरह रीड करोगे। एक फिजिशियन क्रॉस चेक करेगा, एक नर्स क्रॉस चेक करेगा। देन बिफोर ट्रांसफ्यूजन आपको क्या चेक करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस देखने हैं एंड उनका मैच करना है विद द बेस लाइन वाइटल साइंस, ठीक है। और पेशेंट के पास 15 मिनट्स तक आप वहीं रुकोगे, ठीक है। और जब भी आप स्टार्टिंग में ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हो तो उसको स्टार्ट करना है एट द रेट 2 ml पर मिनट, और 15 मिनट्स के बाद आप 30 मिनट्स जब हो जाएंगे कंप्लीट, आपको वाइटल साइंस फिर से चेक करने। देन 1 आवर पे एंड 4 आवर पे आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, एंड 4 आवर्स पे आपको वो कंप्लीट करना है, क्योंकि 4 आवर्स से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपने अगर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो उससे पेशेंट को क्या कंडीशन हो सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आपका हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। सी जो पोटेशियम वाला होता है, पोटेशियम कम भी होता है एंड इंक्रीज भी होता है, बट हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, और ये आपका जून वाले में आया भी था, ठीक है, कि जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किसको बोलते हैं। अगर आप विद इन 24 आवर्स 10 यूनिट्स ऑफ PRBC देते हो तो उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब मोर देन और इक्वल टू 10 यूनिट्स अगर आप दे रहे हो विद इन 24 आवर्स तो उसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है? आई होप ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला जो टॉपिक आपको क्लियर होगा, एंड आई थिंक मैंने जो भी एस्पेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर किए हैं यहाँ पे। सी आपको क्या क्या, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ क्या क्या आपको ज़्यादा फोकस करना है चीज़ों पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कितना कितना ml देते हैं, ठीक है, कितना आप ml देंगे, हर उसका अमाउंट पता होना चाहिए। देन आपको ये टेम्परेचर सबका पता होना चाहिए। देन उनकी शेल्फ़ लाइफ पता होनी चाहिए। देन किन कंडीशंस में देते हो वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको इनके रिएक्शंस पता होना चाहिए, लाइक कौन सा मोस्ट कॉमन है एंड कब क्या करेंगे, कब स्टॉप करेंगे, कब आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्टॉप कर देंगे। जब भी आप स्टॉप कर रहे हो आपका नेक्स्ट वो आता है इन्फॉर्म फिजिशियन, ठीक है। I hope this topic is clear to you, and if you have any doubt please write down in the comment section. Thank you so much, and अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।